Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, समझेंगे और यह समझेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है और कुछ डायग्राम। लेट्स स्टार्ट। कोशिका क्या है? ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है कि कोशिका जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यानी सेल। व्हाट इज सेल एंड कोशिका क्या है? परिभाषा हम देखते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई होती है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी जीवों के शरीर की बुनियाद बनाती है। कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से भी जीवित रह सकती है, ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली भी लिविंग रह सकती है। जैसे कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का हिस्सा। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब जो अलग अलग तरीके के बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, उन जीवों के शरीर का हिस्सा भी हो सकती है। कौन हो सकती है? कोशिका। जैसे कि मानव का शरीर पूरा कोशिकाओं से बना होता है। पेड़ पौधों में भी कोशिकाएं पाई जाती है। आपने देखा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी जीवों के शरीर में बुनियाद बनाती है। कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से भी जीवित रह सकती है, जैसे बैक्टीरिया, और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का हिस्सा भी हो सकती है, जैसे मानव, पेड़ पौधे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो कोशिका है उसकी संरचना के अलावा इसमें और क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? 1665 में। इन्होंने कॉर्क की पतली परत, क्या बात की गई है कि कॉर्क की पतली परत को माइक्रोस्कोप से देखा और छोटे छोटे कक्ष यानी चेंबर पाए, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, पता चला आपको कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से सेल का मतलब सेल की खोज करी। तो उन्होंने कॉर्क की पतली परत को माइक्रोस्कोप में देखा और छोटे छोटे कक्ष पाए यानी चैम्बर्स देखे, जिन्होंने उन्हें सेल नाम दिया। ये हो गया कि हमारी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की संरचना और कार्य। ठीक है, कोशिका की संरचना कई भागों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक भाग एक विशेष कार्य होता है। मुख्य रूप से कोशिका 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है जिसमें कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसी को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या, तो दोनों एक ही होता है। इसको आप या तो सेल मेम्ब्रेन बोल दो, सेल वॉल बोल दो। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका झिल्ली एक पतली लचीली परत होती है जो कोशिका को घेरे होती है। किसी भी कोशिका के आसपास को जो आवरण होता है, जो कोशिका के मटेरियल को घेरे हुए रहता है, उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यह मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स में इसके बाहर कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर में एक कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे सेल वॉल पाई जाती है, जो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है और जो यह कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है और कठोर होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कोशिका झिल्ली की क्या बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
कोशिका की संरचना और कार्य में कार्य, अभी हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली के बारे में। अब इसके क्या कार्य हो सकते हैं इनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल कि यह हमारी सेल है, ठीक है, क्या है, हमारी सेल है। अब यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब कोई भी मटेरियल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो जो कोशिका झिल्ली है, मतलब कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, ये क्या करती है कि अंदर और बाहर, ये अंदर जा रहा है और यहाँ से कोई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, मतलब वेस्ट मटेरियल या जो भी, तो जाने आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है को, ठीक है। सेल वॉल और कोशिका भित्ति ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। अर्धपरगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। कोशिका को संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। संरचना कैसे, जैसे आपने प्लांट सेल वाला फोटो देखा होगा, आपने इमेज अगर देखी होगी तो प्लांट सेल में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो होता है उससे क्या होता है कि एक संरचना, इसी को ही हम बोलते हैं एक आकार, आकार भी बोल सकते हैं कि यह संरचना प्रदान करती है। और अगर हमारी कोशिका के चारों तरफ अगर कोशिका झिल्ली प्रेजेंट है तो वो सुरक्षा भी प्रदान करती है, ठीक है। इनको मटेरियल को सेफ रखती है, किसके मटेरियल को, अंदर कोशिका के मटेरियल को। कोशिका भित्ति सेल वॉल पादप कोशिकाओं को अतिरिक्त मजबूती और आकार देती है, ठीक है। यह मजबूती भी देती है और एक पर्टिकुलर आकार शेप भी देती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नाभिक, नाभिक न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेकेंड पार्ट होता है। कोशिका झिल्ली के बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। नाभिक एक गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। क्या होती है, इसको हम गोलाकार भी बोल सकते हैं और अंडाकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, कहाँ होता है, कोई सी भी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वो एकदम केंद्र सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके चारों ओर नाभिकीय झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके छिद्र पोर्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी कोई सी भी सेल होती है, उस सेल का जो मेन सेंटर यानी न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और वो मटेरियल कैसा, जैसे क्रोमोसोम्स आप बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक है, जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। यहीं से क्या होता है, दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है न्यूक्लियस से ही, और यहाँ से नई नई कोशिका बनती है, ठीक है। तो आप नाभिक का रोल समझ गए होंगे। और यहाँ पर कार्य की बात की गई है कि क्या क्या कार्य होते हैं नाभिक के। सो आनुवंशिक जानकारी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए को संचित करता है, मतलब डीएनए संचित करता है और संतति में स्थानांतरित करता है। यहाँ पर संतति से मतलब है कि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बन रहा है या न्यू सेल बन रही है, जो छोटी सी सेल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम संतति बोल रहे हैं, ठीक है। मैं उसके अंदर मतलब डीएनए लेके आनुवंशिक मटेरियल डीएनए से किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, अपनी जो न्यू सेल बनी है संतति, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन या डीएनए उसके अंदर स्थानांतरित करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कोई भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक सेल है, और अगर यह कोशिका विभाजित हो रही है, तो जब यह विभाजित होती है तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होके फाइनली दो डिफरेंट कोशिका बना देता है और दो डिफरेंट न्यूक्लियस भी बन जाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार ये सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सो यह सभी हमने किसके कार्य देखे, न्यूक्लियस के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी पीपीटी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका के अंदर एक जेली जैसी तरल पदार्थ, ठीक है, किसके जैसी, जेली जैसी तरल पदार्थ होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स स्थित होते हैं, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, एक तरल पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी
कोशिका है। कोशिका के अंदर एक लिक्विड मटेरियल फील होता है जिससे कि मूवमेंट और जो कोशिका विभाजन होता है उसमें सहायता हो जाती है, और तरल पदार्थ होता है जेली फॉर्म में। वो जो तरल पदार्थ होता है उसी को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें विभिन्न ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो भी कोशिका में राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ गए हैं कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं कि कोशिका, झिल्ली और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन तीनों का निष्कर्ष यह निकला है कि कोशिका एक जटिल संरचना है जिसमें विभिन्न भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का अपना विशेष कार्य होता है। कोशिका झिल्ली बाहरी सुरक्षा और नियंत्रण करती है। नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, और साइटोप्लाज्म में विभिन्न कोशिकांग होते हैं जो कोशिका को जीवित और सक्रिय बनाए रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोल रही है? सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब सभी जीव, जो जीव होते हैं, मतलब जैसे कि मानव हो गया, फिर प्लांट में भी अपन देखते हैं कि उसमें भी कोशिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी नई कोशिकाएं, जो भी हमारी नई कोशिकाएं बनती है, पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। मतलब जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है। ठीक है, तो जो पहले कोशिका प्रेजेंट होगी तभी तो नई कोशिका बनेगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है कोशिका, किसका सिद्धांत? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था और श्वान ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? शिल्डेन और श्वान ने। किसने? 1838 से 39 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। मतलब इन्होंने 1 ईयर के अंतराल में इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को दिया था, और इन्होंने यह चीजें भी बताई है कि जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह इनका सिद्धांत था। उसके बाद क्या हुआ कि जो रुडोल्फ विर्चो है, उन्होंने इसे और विस्तारित किया। मतलब और जो भी डिटेल्स होती है कि कोशिका कैसे दिखती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यह जो भी मतलब बारीक चीजें होती है, उनको विस्तार में इन्होंने डिटेल्स में अध्ययन किया, और बाद में इन्होंने इसे प्रतिपादित किया। ठीक है, तो पहले इस सिद्धांत को शिल्डन एंड स्वान ने दिया 1838 से 39 में। उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसे विस्तारित किया। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अब कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका 2 या अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक कोशिका है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्या कर रही है, दो या और नई अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। विभाजन का कोशिका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, सेल। विभाजन का मीनिंग होता है टूटना या अलग होना। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका 2 या अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह जैविक वृद्धि, ऊतक मरम्मत और प्रजनन, ठीक है, किसके लिए? जैविक वृद्धि, जो जीव होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ऊतक की मरम्मत के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ऊतक में कोई प्रॉब्लम आ गई, डिफिकल्टी आ गई है, तो वो उसको सही करने में भी कोशिका विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मरम्मत करना मतलब ठीक करना, और प्रजनन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है?
समसूत्री विभाजन। अगर हम इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस इसको बोलते हैं, शरीर की वृद्धि और ऊतक मरम्मत के लिए। यहाँ पर अभी हमने ठीक ऊपर पढ़ा कि जैविक वृद्धि, ऊतक मरम्मत और प्रजनन, तो इसको भी हमने दो भागों में देखा है कि जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, वो शरीर की वृद्धि और ऊतक मरम्मत के लिए होता है, और जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं, वो यौन प्रजनन के लिए युग्मकों यानी गेमेट्स के, अगर हमको गेमेट्स का फॉर्म करना है तो हमको अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी यहाँ पर गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी यौन प्रजनन से रिलेटेड युग्मक बनाने, गेमेट्स बनाने का निर्माण होता है, वो सब अर्धसूत्री विभाजन म्योसिस में होता है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल्स में समझेंगे कि समसूत्री विभाजन तो हमने देख लिया, इनकी डिटेल मतलब आपने डेफिनेशंस देख ली, अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सो समसूत्री विभाजन, समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें एक कोशिका जो होती है वो दो समान संतति, यानी संतति मतलब मैंने अभी बताया था, न्यू जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उनको संतति कोशिकाएं बोलते हैं। तो जो हमारी एक कोशिका होती है उससे दो समान एक जैसी मतलब दो समान संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल्स भी बोल सकते हैं, इनको हमने यहाँ पर डॉटर सेल्स बोला है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, उसमें ये विभाजित हो रही है। ठीक है, कौन हो रही है, एक जो बड़ी कोशिका है वो। ठीक है, दो समान डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, जिनमें मूल कोशिका के समान संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री डीएनए होती है। मतलब जो भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो हमारी मूल कोशिका में होगा, एज इट इज हमारी डॉटर सेल्स के अंदर भी वही डीएनए प्रेजेंट होगा। यह विभाजन शरीर की सामान्य वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, ठीक है, मरम्मत मीनिंग समझ गए ना, उनको ठीक करना, मरम्मत के लिए आवश्यक है। ठीक है, समसूत्री विभाजन का आप रोल समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो इसकी यह विशेषता है कि यह विभाजन कोशिका के दुहिक यानी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब दो, ठीक है, यहाँ पे 2n भी इसी को ही दर्शा रहा है, 2n अवस्था को बनाए रखता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से शरीर की सोमेटिक कोशिकाओं में होता है। जो हमारे शरीर में सोमेटिक कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर होता है। इसमें विभाजन की केवल एक बार प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें जो विभाजन होता है वो एक ही बार होता है, मतलब जो भी विभाजित हुई सेल्स में वो बस एक ही बार की प्रोसेस होती है। ठीक है, आपको समसूत्री विभाजन की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। अब आपने समसूत्री विभाजन तो देख लिया कि वृद्धि के लिए और ऊतक मरम्मत के लिए। ठीक है, प्रजनन अपन उसमें अर्धसूत्री में पढ़ेंगे। तो जो समसूत्री विभाजन में देखा, अब इसकी कुछ अवस्थाएं देखने को मिलेगी और उन अवस्थाओं में हम देखेंगे, पहली अवस्था है अंतरावस्था, जिसको हम इंग्लिश में इंटरफेज बोलते हैं। यह विभाजन से पहले की तैयारी अवस्था होती है, मतलब कोई भी सेल विभाजित हो रही है उसके पहले जो मेन सेल होती है, वहां की बात हो रही है कि जो मेन सेल होती है उसके पहले की तैयारी अवस्था होती है। इसमें डीएनए की प्रतिकृति रेप्लिकेशन बनती है, कोशिका वृद्धि होती है, मतलब जो कोशिका है वो अपने ही बड़ी हो जाती है क्योंकि उसको डिवाइड होना होता है। तो क्या होती है, कोशिका वृद्धि होती है, बड़ी होती है और ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। मतलब किसी भी कोशिका को नई कोशिका बनानी है तो पहले हम मूल कोशिका को उसके मतलब उसके अनुकूल बनाएंगे, तब जाके वो दो संतति कोशिकाओं में डिवाइड हो पाएगी। तो पहली प्रक्रिया वही हो रही है कि यहाँ पर पहले कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, कोशिका में वृद्धि होती है और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तैयारी होती है लेकिन यह टूटता नहीं है, मतलब दो भागों में विभाजित नहीं होता है, इसीलिए इसको इंटरफेज बोलते हैं। यह पहले की तैयारी है। ठीक है, जो हमारा प्रोफेज होता है, सेकंड की बात की जा रही है, प्रोफेज। प्रोफेज में गुणसूत्र जो हमारा क्रोमोसोम से जो न्यूक्लियस के वहां प्रेजेंट होता है संघनित होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्रोमोसोम्स देखे होंगे, कुछ एक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जो एक्स फॉर्म होता है इनको ही जो ये क्या होते हैं, संघनित होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं कि हाँ यह क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और
लगते हैं केंद्रक न्यूक्लियस और केंद्रकीय झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाते हैं। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये इसकी प्रोफेज की बात होती है तो प्रोफेज के टाइम पे जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वह, और केंद्रीय झिल्ली, मतलब केंद्रीय झिल्ली किसको बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ना कि कोशिका की, ठीक है। जो हमारा सेंटर है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो और न्यूक्लियोलस दोनों विलुप्त हो जाते हैं, मतलब वो गायब हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और सेंट्रोसोम में स्पिंडल तंतु, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो बनने लगते हैं, ठीक है। सो आपको प्रोफेज का रोल समझ में आ गया होगा। पहले हमने देखा अंतरावस्था में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, उसमें ऊर्जा होती है और वृद्धि, अपने आप की सेल की वृद्धि होती है, और प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, न्यूक्लियोलस और केंद्रकीय झिल्ली विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अब हम थर्ड फेज देखेंगे, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर हम गुणसूत्र मध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है उस पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यह हमारी मध्य रेखा है और यह हमारी ओवल शेप की सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ से कोने में, ठीक है। लेकिन जब कौन सा मेटाफेज आ जाता है तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब वो यहाँ से ट्रेवल करके, और जो ये मध्य रेखा है इसके सेंटर में इस तरीके से खुद को यहाँ पर व्यवस्थित जमा लेते हैं, ठीक है। जो सेंटर होता है वहां पर स्पिंडल तंतु गुणसूत्रों के केंद्रक यानी सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ठीक है। स्पिंडल जो फाइबर होते हैं वो जो बनते हैं प्रोफेज के अंदर, वो क्या करते हैं, इनको इनको जोड़े रखते हैं, तो वह क्या करते हैं केंद्रक सेंट्रोमियर से जाकर यहाँ से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप मेटाफेज का रोल समझ गए होंगे। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। यह हमारी अवस्थाएं हैं। और भी अवस्थाएं देख लेते हैं हम कि और कितने टाइप की अवस्थाएं होती है। एनाफेज, एनाफेज हमारी फोर्थ अवस्था है, ठीक है। मतलब चौथी अवस्था में हम एनाफेज के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, मतलब सेंटर में आ गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वह उसकी जो सेल है, क्रोमोसोम्स जो है वो उसकी जो सेल है उसमें वापस विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं, मतलब उनके ऊपर खिंचाव होने लगता है, अपनी जो मध्य रेखा है वहां से वापस पीछे की ओर जाते हैं, खींचने लगते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर समान संख्या में क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो भी ध्रुव प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर उन ध्रुवों पर समान संख्या में, फॉर एग्जाम्पल इधर 3 ध्रुव है तो इधर भी 3 होंगे, ऐसे समान संख्या में क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये होता है एनाफेज। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फेज की बात कर लेते हैं, टेलोफेज की। जो टेलोफेज होता है उसमें क्रोमोसोम पुनः डीएनए तंतु क्रोमेटिन फाइबर में बदलने लगते। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो वहां पर एनाफेज से आते हैं अपनी वापस पोजीशन में, तो वह जो डीएनए मटेरियल होता है केंद्रक में, उस डीएनए तंतु क्रोमेटिन फाइबर में वापस चेंज होने लगते हैं। केंद्रकीय झिल्ली और केंद्रक पुनः बनने लगते हैं। पहले क्या होता है, इसके पहले की फेज में हमने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो टेलोफेज में वापस से न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली संकुचित होकर बनने लगते हैं, कोशिका झिल्ली संकुचित होकर 2 नई कोशिकाएं बना देती है। उसके बाद क्या होता है, फिर से ये संकुचित होती है और 2 नई कोशिकाएं डॉटर सेल्स बना देती है, ठीक है। उसके बाद अंत में एक और फेज होता है जिसको हम काइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, विभाजित हो जाता है। मतलब जो हमारी सेल होती है उसके न्यूक्लियस में या फिर इसके आसपास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वह क्या होता है, 2 समान संतति कोशिकाओं डॉटर सेल्स बन जाती है, और वो जो द्रव होता है वो भी विभाजित हो जाता है। मतलब जो मेन कोशिका में फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो दूसरी कोशिकाओं फ्लूइड में भी प्रेजेंट हो जाता है, उनमें भी समान रूप से डिवाइड हो जाता है,
यही होता है लास्ट में साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको डायग्राम प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर हमने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा है कि जो इंटरफेस की बात हो रही, इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ पर क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्रोमोसोम्स के बाद में अर्ली प्रोफेज आता है जहाँ पर स्पिंडल पोर्स बनते हैं, स्पिंडल तंतु भी बोल सकते हैं इनको। ये क्या करते हैं, इसके क्रोमोसोम के आसपास बंध जाते हैं। फिर जो लेट प्रोफेज होता है उसके अंदर किनेटोकोर होता है, वह उनसे बाइंड हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेटाफेज आप देख पा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की ओर खिंचाव हो रहा है। और लास्ट में सेकेंड आ जाता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्लीवेज फ्यूरो होता है जहां पर यह दोनों अपने अपने तंतु उनकी विपरीत दिशा में वापस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। टेलोफेज में फिर वो अपनी एक नई दो कोशिकाओं में बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी दो नई नई डीएनए न्यूक्लियस हो जाता है, दो कोशिका झिल्ली मतलब आवरण बन जाता है अलग, मतलब लास्ट फेज होता है ये। और इसके बाद में इंटरफेज बनता है। इंटरफेज में दो नई डॉटर सेल यानी संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। यह हमने डायग्राम के फॉर्म में समझा है। ये सभी वही अवस्था है जो हमने प्रीवियस में अभी हमने समझी है, जिनको हमने एनाफेज, टेलोफेज बोला है, इंटरफेज बोला है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या बताया है थ्योरी में, इसीलिए मैंने यहाँ डायग्राम भी आपको अच्छे से समझने के लिए लगाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अब हमने पहले देखा था समसूत्री विभाजन और उसकी कुछ अवस्थाएं। अब हम देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। मैंने आपको बताया था कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो प्रजनन की प्रक्रिया के लिए होता है। ठीक है, तो प्रजनन प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है डेफिनेशन में कि अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक डिप्लॉइड 2n कोशिका 4 हॉप्लॉइड, ठीक है, एक जो डिप्लॉइड कोशिका है वो 4 हॉप्लॉइड यानी n संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और यह यौन प्रजनन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? यौन प्रजनन में। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। इसमें विभाजन 2 बार, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में जो विभाजन होता है वह 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, यह युग्मकों यानी गैमेट, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, गैमेट्स किसको बोल रहे हैं? शुक्राणु और अंडाणु, जो मेल फीमेल में प्रेजेंट होता है, के निर्माण में मदद करता है। और प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में संतति कोशिकाओं में यानी जो हमारी टोटल सेल्स बन रही है उनके अंदर आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन आती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन की कुछ विशेषताएं हो जाती है। पहली कि इसमें 2 बार मियोसिस 1, मियोसिस सेकेंड होता है। यह युग्मकों यानी गैमेट, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। इस प्रक्रिया से संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक विविधता आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कुल मिला के अर्धसूत्री विभाजन जो प्रजनन यौन प्रजनन होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट वन है अवस्थाएं, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। यहाँ पर हमने बात की थी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड की, तो पहले हम बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की। तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट होता है, इसमें क्या होता है और इसके बाद मियोसिस सेकेंड में क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सो मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज अवस्था होती है जिसको हम प्रोफेज 1 के नाम से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड होता है उसके अंदर भी प्रोफेज अवस्था होती है जिसको हम प्रोफेज सेकेंड के नाम से जानेंगे। सो अभी हम पहले की बात कर रहे हैं। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो संगठित होते हैं और समजात गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा बनता है। क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट में
समजात गुणसूत्र जोड़े मध्य रेखा, मतलब जो सेल की जो मेन मध्य रेखा होती है जो होती है उस पर व्यवस्थित होते हैं। स्पिंडल तंतु क्रोमोसोम के केंद्रक से जुड़ते हैं। ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है ना उसका जो केंद्रक होता है ये वाला, यहाँ से इस जो स्पिंडल तंतु होते हैं वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और जो एनाफेज होता है, एनाफेज फर्स्ट समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। वापस से क्या होता है कि जो सेंटर में हमारे क्रोमोसोम आ जाते हैं ना वो वापस उनके सेंटर में, मतलब सेंटर से विपरीत दिशा की ओर खींचे जाते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम संख्यात्मक रूप से आधे रह जाते हैं। जो उनकी क्वांटिटी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल 2n हमने लिया था तो वो n ही रह जाते हैं, तो वो आधे रह जाते हैं। हॉप्लॉइड अवस्था n। ठीक है, आप समझ गए। हमने 3 फेज की बात करी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज के अंदर हमने देखा कि जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो संघनित होते हैं और समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। ठीक है, समजात मतलब एक जाति के एक जैसे। ठीक है, उन गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में क्या, आप क्रॉसिंग ओवर से क्या समझे, फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम उसके साथ में एक और क्रोमोसोम, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम टच हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पर जो वो हो रहा है साथ में मिल रहा है इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जिससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। मेटाफेज में हमने देखा कि समजात गुणसूत्र जोड़े मध्य रेखा यहाँ पर जो है व्यवस्थित होते हैं, स्पिंडल तंतु क्रोमोसोम के केंद्रक से जुड़ते हैं। एनाफेज में हमने देखा कि समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। ठीक है, वापस वो अपनी मध्य रेखा से विपरीत दिशा की ओर खींचते हैं और संख्यात्मक रूप से आधे रह जाते हैं। और भी फेज है, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टेलोफेज, टेलोफेज ये हमारा 4th फेज होता है। टेलोफेज फर्स्ट, और साइटोकाइनेसिस इसके अंदर भी होता है। 2 नई कोशिकाएं बनती है जिनमें प्रत्येक में हॉप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, यानी n। ठीक है, इन प्रत्येक में हॉप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। ये हमारी हो गई प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं देख ली हमने, कितनी देख ली, 4। अब हम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यानी म्योसिस सेकंड की बात करेंगे। जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या प्रोसेस होती है यहाँ पर देखेंगे। यह सामान्य समसूत्री विभाजन के समान होती है। जी हाँ, हमने देखा सामान्य जो हमारा समसूत्री विभाजन है वैसे ही हमने इसकी प्रोसेस देखी है। इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं बदलती। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति चेंज होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, डीएनए की प्रतिकृति नहीं बदलती। उसके बाद जो हमारा फेज होते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेज सेकेंड, अभी हमने आपको वहां बताया था कि प्रोफेज फर्स्ट किस में होता है, अर्धसूत्र के प्रथम विभाजन में। यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड इस तरीके से बताया गया है। तो जो प्रोफेज सेकेंड होता है उसमें क्रोमोसोम फिर संघनित होते हैं, जैसा कि अर्धसूत्री के प्रथम चरण में हुए, संघनित हुए। फिर मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित हुए। ठीक है, मध्य सेंटर में व्यवस्थित हो गए सभी क्रोमोसोम। उसके बाद में एनाफेज जो होता है, क्रोमेटिड विपरीत दिशा ध्रुवों की ओर खींचते हैं। ठीक है, सेम हमने जो प्रथम चरण में देखा वैसा ही, कि जो हमारे मध्य रेखा से क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, वापस उनकी विपरीत दिशा की ओर खींचे चले आते हैं, मतलब उनको खींचा जाता है। ठीक है, किस फेज में, एनाफेज में। और जो टेलोफेज होता है या फिर साइटोकाइनेसिस होता है, इसमें क्या होता है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है। मतलब ये जो हमारी एक कोशिका थी, मूल कोशिका थी, इससे क्या हो जाता है, 4 नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इन सभी में समान जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें प्रत्येक में हॉप्लॉइड एन क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, एन, हॉप्लॉइड एन। यह हमारी पूरी क्या थी, 2n थी, और इससे हमारे 4 होप्लॉइड n कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इसको हम टेलोफेज या साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं। सो आप समझ गए होंगे, हमने अर्धसूत्री का द्वितीय जो विभाजन मेयोसिस सेकेंड उसको देखा। अब हम देख लेंगे इसका एक डायग्राम, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए
कि किस तरीके से प्रोफेज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी मूल कोशिका है उसको बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक जो हमारे क्रोमोसोम्स है उनको जो स्पिंडल फाइबर्स है वह इधर मध्य रेखा की ओर ले जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि एक जो हमारी मीड मध्य रेखा है वहां पर हमारे सभी क्रोमोसोम सीक्वेंस में आ गए हैं मेटाफेज में। फिर जो एनाफेज होता है यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ये सभी क्या है, स्पिंडल फाइबर से। यह सभी हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं इनको विपरीत दिशा, मतलब ये दिशा में थे हमारे सभी क्रोमोसोम, इनको इनकी विपरीत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, विपरीत दिशा की ओर खींचे चले जा रहे हैं। और लास्ट में क्या हो रहा है कि इसको टेलोफेज या साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। टेलोफेज में फिर एक हमारा जो प्रॉपर न्यूक्लियस और जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो अलग फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर लास्ट में जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो भी अलग हो जाता है और हमारी नई जो संतति कोशिका यानी डॉटर सेल्स है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बात की गई है कि जो हमारी संतति कोशिकाएं हैं उससे एक मतलब एक कोशिका को लेकर यानी हेप्लॉइड सेल को लेकर वहां पर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें प्रोसेस सेम होती है। यहाँ पर क्या होता है कि पहले मूल कोशिका ली हमने, कौन सी वाली, जो डॉटर सेल्स थी वो, फिर वो उसमें जो स्पिंडल फाइबर हो रहे हैं वो सभी मध्य रेखा की ओर जाने के लिए फोर्स करते हैं। फिर ये एक इनके फेज में आते हैं, मेटाफेज में, तब ये इनकी मध्य रेखा में समान रूप से एक क्रम में सम्मिलित होते हैं। फिर जो फेज होता है एना फेज, उसके दौरान जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनको इनकी दिशा से विपरीत डायरेक्शन की ओर लेकर जाते हैं और इनका जो केंद्रक होता है और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोलस और कोशिका झिल्ली, ये इनके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने लगते हैं और लास्ट में साइटोप्लाज्म भी अलग होने लगता है और जो दो नई संतति कोशिकाएं होती है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारी टोटल कितनी हो गई, 4 कोशिकाएं मतलब इसमें बन जाती है, मतलब 4 जिसमें एन हॉप्लॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप डायग्राम के थ्रू अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम इनके कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये हमने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखना है। अब अभी तक हमने उसकी अवस्थाएं देखी, उनकी परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं देखी, पर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, हम इसे क्यों देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें विभाजन की संख्या, कि उसमें कितना विभाजन हो रहा है। तो जो समसूत्री विभाजन है उसमें सिर्फ एक ही बार विभाजन होता है, मतलब एक ही बार में जो अपनी मेन कोशिका है वह संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, इसमें एक ही बार होता है। लेकिन अर्धसूत्री में आपने देखा, मैंने आपको जो डायग्राम बताया उसमें 2 हुआ। पहले जो थी हमारी जो 2n थी उससे हमने nn कोशिका का फॉर्मेशन हुआ, फिर लास्ट में वही n कोशिका यहाँ 2x के फॉर्म में आई और फिर उससे हमारा दो संततियों का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन 2 बार लिखा गया है और समसूत्री विभाजन को 1 बार लिखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नई कोशिकाओं की संख्या। तो जो नई कोशिका है, जो समसूत्री विभाजन है, यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या की बात की गई है कि उसमें परिवर्तन होता है या नहीं। तो समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या उसमें परिवर्तित हो जाती है, यानी डिप्लॉइड, यानी 2n बनता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन कोशिका है, जो जिसके अंदर 2n प्रेजेंट होता है, वो जब डिवाइड होती है अलग अलग कोशिकाओं में तो वो सभी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब nn रह जाती है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हैप्लॉइड बोला गया है और इसको यहाँ 2n को डिप्लॉइड बोला गया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब हमारा 4th पॉइंट है कोशिका प्रकार। जो कोशिका प्रकार है इसमें समसूत्री विभाजन में शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती है और जो अर्धसूत्री विभाजन है वहां पर जनन कोशिकाएं होती है। आपको मैंने बताया था कि जो समसूत्री विभाजन है वो क्या करता है, ऊतक की मरम्मत करता है। ठीक है, तो वह जो ऊतक है वह हमारी जो शरीर की नॉर्मल सेल्स है उनके अंदर की बात की गई है। ठीक है, और अगर कोई भी सेल है जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो समसूत्री विभाजन के दौरान
जो हमारा सेल का ग्रोथ है वह होता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। और जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वह मेनली जनन कोशिकाओं के ऊपर डिपेंड है, गैमेट्स बनाती है, शुक्राणु, अंडाणु, ये इन सब का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसमें कोशिका प्रकार बताया गया है, ठीक है। यही इसका मेन अंतर होता है, इसी के दौरान इसी के थ्रू आप इन दोनों में डिफरेंस जान पाते हैं। आनुवंशिक विविधता, तो जो समसूत्रीय विभाजन होता है उसमें आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसके अंदर आनुवंशिक विभिन्नता आती है। कैसे आती है कि जो हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम अगर इनकेस अटैच हो जाता है तो उन दोनों के अंदर क्या विविधता आ जाती है, मतलब दोनों के जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है। इसी को ही हम अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं, और वो भी किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब लास्ट में बचा है क्रॉसिंग ओवर होता है या नहीं। सो ऊपर आपने देख ही लिया, तो उसमें भी यही होगा कि समसूत्रीय विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, और यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। और किस अवस्था में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। अर्धसूत्रीय विभाजन का जो प्रथम चरण का प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके अंदर होता है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। सो स्टूडेंट्स, आप इसको पूरी तरीके से अंतर को समझ पाए होंगे। हमने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और थ्योरीज में कंफ्यूजन ना हो कि समसूत्रीय विभाजन क्या है, अर्धसूत्रीय विभाजन क्या है। अगर आपको यह कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस करंट अफेयर से रिलेटेड सभी जानकारी पाने के लिए हमारा निशुल्क व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।